एक तरफ कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा तो दूसरी तरफ मौसम भी सर्द होता जा रहा है। कल शाम दिल्ली और एनसीआर में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। बदले मौसम पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में बदला मौसम का मिजाज, कहीं झमाझम बारिश तो कहीं जमकर हुई बर्फबारी। दो तस्वीर देश के मौसम के बदले मिजाज की कहानी बयां कर रही है। पहली तस्वीर शिमला की है, जहां बर्फबारी हुई, तो दूसरी तस्वीर जम्मू की है। यानी पहाड़ी इलाकों में भी मौसम के दो अलग अलग अवतार देखने को मिले हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर शिमला तक बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों का तापमान घट गया है। देश के अलग अलग हिस्से से पहाड़ों पर पहुंचे पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। स्पेशली शिमला आया था स्नो देखने के लिए। पिछले 2 दिन बिल्कुल स्नो नहीं आई, मगर जैसे ही क्रिसमस खत्म हुआ आज जो स्नो आई है, मतलब चारों तरफ लग रहा है बहुत ही बेहतरीन मौसम हो चुका है। इतना सुंदर वातावरण और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आज हम शिमला घूमने आए हैं। कल तक मुझे पता था कि यहाँ बहुत धूप है तो मेरा मन नहीं था आने का, लेकिन आज आते ही ऐसा लग रहा है बस मेरे लिए यहाँ पे स्नोफॉल हुई है। इतना मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है। तो वहीं मैदानी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। कोहरे और शीतलहर का सितम झेलते दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बारिश हुई है। शीतलहर और कोहरे का सितम झेल रहे दिल्ली वालों के लिए अब ठंड से ठिठुरन और बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली में अब ठंड के साथ साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी पहले ही दी थी कि रविवार को बारिश हो सकती है और उसी के अनुसार आप देख सकते हैं कि बारिश हो भी रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का दौर आने वाले 2 दिनों तक जारी रहेगा। लेकिन बारिश के बाद दिल्ली के प्रदूषण के मोर्चे पर राहत की बात भी है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा विजिबिलिटी पे, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि फॉग अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में काफी देखने को मिलेगी। हालांकि बारिश का असर प्रदूषण पे भी अच्छा पड़ने वाला है, क्योंकि आज के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 है, जो कि सीवियर यानी बेहद ही हानिकारक स्थिति में आता है। तो बारिश होने से हवा की गुणवत्ता में भी कुछ सुधार आने की संभावना है। एक तरफ कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा, दूसरी तरफ मौसम का बदला बदला सा मिजाज। इस बदलते मौसम और ओमिक्रॉन दोनों से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और बात सनी लियोनी से जुड़े विवाद की कर लेते हैं। देखिए, सनी लियोनी फिर से विवाद में घिरती हुई नजर आ रही हैं। एक गाने पर डांस करना सनी लियोनी को भारी पड़ गया। गाने के बोल और उस पर आपत्तिजनक डांस को लेकर सनी को माफी मांगने के लिए कहा गया है। मैं सन्नी लियोनी जी से शाकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। सनी लियोनी के गाने पर विवाद हो गया है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनौती दे रहे हैं। एक्ट्रेस सनी लियोनी शाकिब और तोशी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि अगर YouTube से गाना नहीं हटाया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या है पूरा विवाद, वो भी आपको बताएंगे। पहले फिर से एक बार नरोत्तम मिश्रा का बयान आपको सुनवाते हैं। मैं सन्नी लियोनी जी से शाकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। दरअसल शाकिब और तोशी का नया गाना सारी विवाद की जड़ है, जिसके गाने में बोल को लेकर नरोत्तम मिश्रा को आपत्ति है और गाने में सनी लियोनी ने परफॉर्म किया है। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है, ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। देखिए, एबीपी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है कि कोरोना के खतरे के बीच चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। मुहिम का असर भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव टालने का प्रस्ताव भी पास कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां रैलियां जारी रहेंगी या इस पर रोक लगेगी। इस पर आज चुनाव आयोग बड़ी बैठक करने वाला है और आज कोई बड़ा फैसला भी इस पर सामने आ सकता है। जय जय श्री राम। साइकिल
रफ्तार बढ़ा देना। ओमिक्रॉन के आने से जब देश को कोरोना की तीसरी लहर का डर सता रहा है, तो चुनावी रैलियों में उमड़ती इस भीड़ को देखकर हर कोई परेशान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट चिंता जता चुका है। एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है। हर तरफ से रैलियों को रोकने की मांग उठ रही है और इसी मांग को लेकर रैलियों की भीड़ से कोरोना फैलने की चिंता को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। आज चुनाव आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बैठक है। बैठक में चुनावी रैलियों पर रोक से जुड़ा कोई फैसला आ सकता है। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में चुनाव आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कई बातों पर जानकारी लेगा। मसलन ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ रहे खतरे के बीच चुनाव करवाने का क्या नुकसान हो सकता है, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरा कितना बड़ा है, ओमिक्रॉन से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, बड़ी आबादी को वैक्सीन लगने के बावजूद खतरा कितना बड़ा है, चुनावों से कोरोना फैला तो उसे कैसे रोका जा सकता है। इन सब सवालों के बीच चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इस दौरान खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हो रहा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, सब अपनी राजनीतिक रैली में हजारों लाखों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसलिए चुनाव टालने की मांग के बीच विपक्ष की राय सुननी भी जरूरी है। रैली बंद करना या रैली चलाने का ऑर्डर निकालने का अख्तियार किसको है? सरकार को। जो निर्णय मोदी जी की सरकार लेगी, भाजपा सरकार लेगी, जनता के हक में कांग्रेस पार्टी उसकी अनुपालना करेगी। आप जनता से जो अपेक्षा रखते हैं वो अपने ऊपर तो पालन कीजिए, और अगर आप स्वयं नहीं पालन करते तो इसका मतलब विपक्षी दलों को भी आप कहने का हकदार नहीं है। चुनाव टालना है, चुनाव के हार के डर से अब वो कोरोना का हुआ खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष तो सरकार के पाले में गेंद फेंक रहा है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से अपील की है, उसके बाद आयोग पर भी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है और चुनाव टाला जाएगा या नहीं, इस बड़े सवाल को लेकर सबकी नजरें आज मीटिंग पर टिकी हैं। तो एक तरफ देश में चुनावी माहौल है तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आहट है। 19 राज्य कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन की चपेट में हैं और तीसरी लहर के खिलाफ हर तरह की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन चुनावी रैलियों में उमड़ने वाला जन सैलाब कोरोना की इस लड़ाई को कमजोर कर रहा है। ऐसे में सवाल पूछना जरूरी हो गया है कि क्या रैलियों के बगैर चुनाव नहीं हो सकते। एबीपी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है, बंद करो रैली ताकि बच जाए जिंदगी। जय जय श्री राम। साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। ये दो तस्वीरें देश की दो सबसे बड़ी सियासी पार्टियों की चुनावी रैली की हैं। रविवार की इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। कांग्रेस की तरफ से मैदान में है प्रियंका गांधी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने कासगंज में मोर्चा संभाला था, तो सीएम योगी कौशाम्बी में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। ये दो तस्वीरें अलग पार्टियों के कार्यक्रम की हैं, लेकिन इसमें एक समानता है, कोरोना को दावत देने वाली भीड़। इन दोनों तस्वीरों के जरिए देश की इन दो बड़ी सियासी पार्टियों से सवाल है, क्या रैलियों के बगैर नहीं हो सकता चुनाव? क्योंकि रैलियों में उमड़ता ये जन सैलाब कोरोना को न्योता देने वाला साबित हो सकता है। गौर से देखिए, यहाँ उमड़ने वाली भीड़ में शामिल चेहरों पर से मास्क नदारद हैं और इन रैलियों में सामाजिक दूरी की तो बात करना ही बेमानी है। भीड़ जमकर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है। ये आलम तब है जब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों में फैल चुका है। अलग अलग राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने की होड़ सी मच गई है। रैलियों पर विपक्ष का कहना है कि सरकार के रवैये में ही गड़बड़ी है। रैली होगी या नहीं, इसका फैसला तो सरकार को ही करना है। मोदी जी ने ओमिक्रॉन वायरस के खतरे से निपटने के लिए कोई तैयारी तो नहीं की। हाँ, उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के इकट्ठा होने पर बैन जरूर लगा दिया, पर
खुद की हजारों और लाखों की रैली अभी भी चल रही हैं। नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं और दिन में रैलियां होंगी, ठेलम ठेल रैलियां होंगी, और खुद प्रधानमंत्री जी रैलियों को एड्रेस कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो क्या ओमिक्रॉन नाम के वेरिएंट से, कोविड के इस वेरिएंट से आपका एक कोई डील हो गया है कि ये दिन में आपको फ्री पास देता है और रात को अटैक करेगा? विरोधी की दलील अलग है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सरकार विशेषज्ञों से राय लेने के बाद मामले पर फैसला लेगी। जैसा खतरा बनेगा उसके हिसाब से निर्णय होगा। अभी जो साइंटिस्ट और डॉक्टर की सलाह है उसी को लेकर नाइट में अभी कहा गया है कि उसमें थोड़ा ध्यान रखें। इसको रैली से, इसको सरकारी कार्यक्रम से, इसको देखना ये सही नहीं। तो सरकार हालात को समझने में जुटी है। पीएम मोदी खुद मन की बात में कोरोना संकट पर चिंता जता चुके हैं कि जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। पर मोदी सरकार के मंत्री खुद कहां कोरोना की गंभीरता को मान रहे हैं, वो कितने सजग हैं, ये भी देख लीजिए। तस्वीरें बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया की हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जनता को ओमिक्रॉन की आफत पर सजग कर रहे थे। लेकिन तस्वीरें जागरूकता से ज्यादा आफत को दावत देने वाली हैं। भीड़ के चेहरे पर ना तो मास्क है, न ही कार्यक्रम में सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया जा रहा है। लिहाजा सवाल तो कई बड़े खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें चिंता भी बढ़ा रही हैं। ऐसे में आपके चैनल एबीपी न्यूज ने देश हित में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुहिम चलाई हुई है। बंद करो रैली ताकि बच जाए जान, एबीपी न्यूज की मुहिम। एबीपी न्यूज की इस मुहिम का असर होता भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य में पंचायत चुनाव टालने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इस पर राज्यपाल की मंजूरी की मुहर लगनी बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी बना हुआ है, चुनावी राज्यों में रैली पर रोक कब? तो कोरोना की आफत ने देश की चिंता को बढ़ा दिया है, लेकिन चुनावी रैलियों का कार्यक्रम बिना रोक टोक के जारी है। आज की अगर बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मंडी में पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की पनबिजली परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ और सीतापुर का दौरा करेंगे। दौरान सीएम योगी जन विश्वास यात्रा को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 2 बजे सीतापुर के अकबरपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नमस्ते भारत में खबरें लगातार जारी है और देखिए अब बात करते हैं बिहार में हुए दर्दनाक हादसे की। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की जान चली गई। करीब 10 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नीतीश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, तो केंद्र ने भी मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों के परिवारों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सवाल लापरवाही और नियमों की अनदेखी को लेकर खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में दर्दनाक हादसा। बॉयलर फटने से हुआ हादसा, 7 मजदूरों की हुई मौत। लीकेज कम से कम इनका 6 महीना से। कंपनी वाला भी सेफ नहीं आया है। तबाही का ये दर्दनाक मंजर मुजफ्फरपुर जिले के बेला फेज 2 की नूडल्स फैक्ट्री का है। तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि हादसा कितना भयानक था। इस खबर से बिहार में हड़कंप मच गया है। हमारी संवाददाता निधि श्री झा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। नूडल्स फैक्ट्री अंशुल स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है और सबसे पहले आप जरा पीछे की तस्वीर देखिए। यहाँ पर किसी के नामो निशान बचने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। हादसे को लेकर हमने चश्मदीदों से भी बात की। चश्मदीदों ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा हादसा न पहले कभी हुआ है, न यहाँ देखा गया है। एक धमाका हुई, ऐसा लगा जैसे भूकंप साहब का आ गया। उसके बाद लोगों ने घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया तो देखा
कि गांव में भी हमारे छोटे छोटे 5 केजी 4 केजी का टुकड़ा सब गिरा, किसी के मकान पे, किसी के गाड़ी पे, किसी के घर के बगल में। इस धमाके से न सिर्फ बॉयलर फैक्ट्री बल्कि इसके पास की आटा और चूड़ा फैक्ट्री को भी नुकसान हुआ है। इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे 2 मजदूरों की भी मौत हुई है। हादसे के वक्त बॉयलर फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताते हुए उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी घटना स्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। मृतक परिवारों को सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। जो लोग हताहत हुए हैं उनको 4 लाख रुपया बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है और कई को नुकसान हुआ है। एक अखबार के दफ्तर को भी हुआ है, वो अखबार आज छप भी नहीं पा रहा है वहाँ से। एक चूरा मिल और उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है। इन सब का जायजा लेने के लिए पूरी जांच की जाएगी। शाहनवाज हुसैन घटना स्थल पर पहुंचे तो नीतीश सरकार के मंत्री राम सूरत राय ने अस्पताल पर मोर्चा संभाला। सरकार की नुमाइंदगी करते हुए घायलों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही ये भी कहा कि फैक्ट्री के संचालन में नियमों का उल्लंघन किया गया है। सरकार मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाएगी। फैक्ट्री का जो कानून नियम है उसका उल्लंघन हुआ है और अभी हमने पता किया अपने विभाग से, संबंधित विभाग से जानकारी मिली है कि उस बॉयलर का श्रम संसाधन विभाग के द्वारा उसका सर्टिफिकेट इशू मई महीने में ही हुआ था और लेकिन आज किस प्रयोजन से वो फैक्ट्री चला रहे थे जबकि संडे को फैक्ट्री नहीं चलती है। तो निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच करके जिन फैक्ट्री मालिकों को किसमें मिली भगत होगी, जिनके स्टाफ की कमी होगी, जिन लोगों के जो कानूनी व्यवस्था के तहत फैक्ट्री किस तरह चलाना है, जाँच करके उन लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस हादसे पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बॉयलर फटा, क्या बॉयलर खराब था, क्या उसमें पहले से कुछ खामियां थी, और अगर खामियां थी तो इसके बारे में यहाँ काम कर रहे तमाम जो मजदूर जो हर दिन की तरह आज काम करने आए थे, क्या उन्होंने इसकी सूचना फैक्ट्री मालिक को दी थी? देखिए, देश में लगातार ओमिक्रॉन की आफत बढ़ती जा रही है। 19 राज्य ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया, लेकिन मुंबई में जहां पहले से नाइट कर्फ्यू जारी है, सरकार पाबंदियों का ऐलान कर रही है। उन सब के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आखिर लापरवाही क्यों? देश में ओमिक्रॉन का जो खतरा बढ़ रहा है वो कई राज्यों को डरा रहा है। अब कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लौट चुका है और दिल्ली सरकार ने भी ये फैसला कर लिया है क्योंकि दिल्ली ओमिक्रॉन केस में दूसरे नंबर पर है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू हुआ। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है, तो आज से दिल्ली में पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के स्कूल भी खुलने वाले हैं। इन सब चुनौतियों के बीच मुमकिन है कि सरकार को स्कूल खोलने का फैसला भी वापस लेना पड़ सकता है। फिलहाल नाइट कर्फ्यू के फैसले पर दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के साथ दिख रही है। आई थिंक स्टार्ट रात से करना सही रहेगा क्योंकि थोड़ी पार्टीज वगैरह प्रिवेंट होगी तो केसेस कम स्प्रेड होंगे। दिल्ली में जनता आज से लगने वाले नाइट कर्फ्यू का समर्थन कर रही है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लागू है, जहां रात के वक्त अब भी कई जगहों पर भीड़ दिखाई दे रही है। घाटकोपर इलाके की ये तस्वीरें देखिए, जहां बीएमसी ने भीड़ के चलते होटल, पान की दुकान, जूस सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। लखनऊ में भी नाइट कर्फ्यू लागू है और वहां भी पुलिस पूरी सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने में जुटी है। जाहिर है जनता को आज भी समझाना पड़ रहा है, लेकिन जनता के साथ कुछ नेता भी हैं जो मानते हैं कि नाइट कर्फ्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, नाइट कर्फ्यू से मेरा ख्याल है कोई उससे स्थिति में कोई बदलाव आएगा ऐसा नहीं है। जो दिन में जो कुछ होता है, जो भीड़ होती है या जन संपर्क होता है या लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वो मुख्य रूप से दिन में आते हैं। तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश के लोगों को बचने की सलाह दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना पर नेताओं के बेतुके बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा। ताजा बयान इटावा के भरथनाज से विधायक सावित्री कठेरिया ने दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए। कोरोना तो आता है, लेकिन जो सिटियां हैं उनमें कोरोना आता है और जो गांव देहात की बात है वहां से कोरोना खुद ही डरता है। सुना आपने, मैडम विधायक क्या कह रही हैं? इनके हिसाब से कोरोना सिर्फ शहर में फैलता है, गांव में नहीं।
ये अटपटा ज्ञान देने वाली देवी हैं इटावा के भरथाना की बीजेपी विधायक सावित्री कठेरिया। अपने क्षेत्र के दौरे पर निकली सावित्री कठेरिया से जब हमारे संवाददाता ने हाईकोर्ट के चुनाव टालने के सुझाव पर सवाल किया तो सुनिए मैडम ने क्या जवाब दिया। कोरोना तो आता है, लेकिन जो सिटियां हैं उनमें कोरोना आता है, और जो गांव देहात की बात है वहाँ से कोरोना खुद ही डरता है, जनता से डरता है, पब्लिक से डरता है, क्योंकि हम लोगों का चुटैया का पसीना एड़ी तक जाता है, एड़ी चुटैया तक जाता, सुबह से शाम तक काम करते हैं, ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। विधायक मैडम यही नहीं रुकी, उन्होंने कोरोना को गांव और शहर में बांट दिया। विधायक के अनुसार गांव वालों को कोरोना नहीं होता। देखिए, चुनाव टाइम से होना चाहिए, चुनाव आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और हम सब लोग उसका बचाव करेंगे, और सभी लोग, पूरी सरकार हमारी तैयार है कि हम उसका पूरी तैयारी कर चुके हैं और चुनाव टाइम से हुए, और कोरोना महामारी जैसी के हम सब लोग बचाव करेंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लोगों से कोरोना पर बचने की अपील कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें, हाँ सावधान रहे, सतर्क रहे। तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी में ऐसे ज्ञानवान लोग मौजूद हैं जिनके इस लापरवाही भरे बयान से कोरोना कंट्रोल में क्या आएगा, गांव में और फैलेगा। क्योंकि अगर विधायक ही ऐसी बात करेगा तो फिर आम आदमी सावधानी कहां से बरतेगा। नमस्ते भारत लगातार जारी है। देखिए, चित्र कारोबारी के घर से इतने नोट निकल रहे हैं जितने बैंकों के भीतर भी नहीं होते। नोटों की गड्डी से भरा था कारोबारी का पूरा घर। चुनाव से पहले हुई कार्रवाई में कानपुर से कन्नौज तक पीयूष जैन के घर से 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा हो चुका है। तिजोरी इतनी है कि सैकड़ों चाबियों में जांच एजेंसी भी उलझ गई है और अब तो तहखाने में भी खजाने की खबर है। $250 करोड़ से ज्यादा के नोट मिल चुके हैं, लेकिन खजाना अभी खाली नहीं हुआ है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर से कन्नौज तक कितने खजाने हैं, ये पता लगाने में ही आईटी और जीएसटी विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट जा रहे हैं। तिजोरी में नोट, दीवारों में नोट, और अब तो तहखानों में भी खजाने की आशंका। अब तक 257 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। सोने चांदी के जेवरात मिल चुके हैं। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात मिल चुके हैं। मुंबई, दुबई में कई प्रॉपर्टी का पता चला है। 300 चाबियां मिल चुकी हैं। तो अब एक तहखाने का भी खुलासा हुआ है। खजाने के तार तहखाने तक पहुंच चुके हैं और इन सब का मालिक इत्र कारोबारी पीयूष जैन पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है। पीयूष जैन को आखिरकार कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने पीयूष जैन के घर से अलमारी तोड़कर फाइल और लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। लेकिन पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर और गोदामों पर जीएसटी, इंटेलिजेंस और आईटी विभाग की छापेमारी जारी है। 5 दिनों से चल रही छापेमारी में अब तक कुल 257 करोड़ कैश बरामद हो चुका है, जिसमें कानपुर वाले घर से 177 करोड़ और बाकी कैश कन्नौज वाले घर से मिला है। घर की दीवारों तक में करोड़ों रुपए छिपाए गए थे। ये जो रकम बरामदगी हो रही है, इसको अभी लेकर के कोई अधिकृत तौर पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये रकम लंबे समय से इकट्ठा की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह की पैकिंग उस पर की गई है, उसको टेप से पैक किया गया है, पॉलीथीन लगाया गया है, तो ऐसा माना जा रहा था कि इसको बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के मकसद से उसको पैक किया गया है। बात सिर्फ कैश तक खत्म नहीं हो रही, बल्कि रहस्य चाबियों का भी है। पीयूष जैन के घर से एक बैग में 300 चाबियां मिली हैं। उससे भी अभी कई लॉकर खुलने की उम्मीद है, लिहाजा अनुमान है कि कन्नौज में और कैश बरामद हो सकता है। जहाँ पर बहुत सारी चाबियां रखी हुई हैं और ये चाबियां जो पीयूष जैन का आवासीय परिसर है वहाँ से बरामद हुई है, जिनकी संख्या लगभग 300 के आसपास बताई जाती है। अलग अलग जगहों के पर जो ताले लगाए गए हैं उनसे जुड़ी ये चाबियां हो सकती हैं। इनके सबके मिलान का काम भी किया जा रहा है और उसी बीच जो टीमें हैं वो आप देख सकते हैं कि पूरे परिसर में अलग अलग जगह जाकर के कार्रवाई कर रही हैं। कैश की खोजबीन के लिए अधिकारियों ने लेबर मिस्त्री, ताला तोड़ने वालों के अलावा घर में रंगाई पुताई और मरम्मत का काम कर चुके लोगों को भी बुलाना पड़ा। मकान में जल निकासी के लिए बनाए गए चेंबर तक के पड़ताल करने के प्लान है। जांच टीम के करीब 35 सदस्य लगातार अपने काम में जुटे हैं। अधिकारी हर एक कोने को खंगालते नजर आ रहे हैं। गोदाम के पहले तल पर बने कमरों में भी टीम एक एक कमरा खोलकर देख रही है।
पीयूष जैन के गोदाम में छापा मारने वाली टीम दरवाजा काटकर भीतर दाखिल हुई। पहले उन 300 चाबियों से दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। तब दरवाजे का इंटरलॉक काटकर टीम भीतर दाखिल हुई। टीम को खबर मिली है कि गोदाम के भीतर ही एक तहखाना है, जिसमें नोटों का नया खजाना मिल सकता है। तो पीयूष जैन के घर सैकड़ों तिजोरियों से लेकर दीवारों तक से जो नोट निकल रहे हैं वो यूपी की सियासत का बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। योगी सरकार और पूरी बीजेपी शुरू से ही पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी कनेक्शन साबित करने में लगी हुई है और उसी के आसरे चुनाव से पहले अखिलेश यादव को घेर भी रही है। कन्नौज की इन तंगलियों में बने इस घर के भीतर जिस खजाने का खुलासा हुआ है, उससे हर कोई हैरान है। मोहल्ले में रहने वाले बहुत कम लोगों को ही पीयूष जैन के इस अवतार के बारे में पता है। उनके मुताबिक तो पीयूष जैन का परिवार बेहद ही साधारण गाड़ियों का इस्तेमाल करता है और एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीता है। लेकिन अब यही आदमी यूपी की सियासत के लिए खास बन चुका है। यूपी में होने वाले चुनाव का बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके नाम पर चुनावी मुकाबले में आमने सामने दिख रही दो पार्टियों के बीच वार पलटवार लगातार हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जिसके नाम का सहारा ले रहे हैं, अखिलेश यादव को घेरने के लिए कौशाम्बी में बीजेपी सरकार की जन विश्वास यात्रा में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए तो मंच संभालते ही पीयूष जैन के बहाने अखिलेश यादव को घेरने का काम किया। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। ये 17 के पहले इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि 17 के पहले यही पैसा इन गरीबों का ये पैसा इन नेताओं की जेब में चला जाता था, जो आज इनकम टैक्स के द्वारा दीवारों से निकाला जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। बीजेपी पीयूष जैन को सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ते हुए हमला बोल रही है। पीयूष जैन को लेकर बीजेपी एसपी में तो विवाद चल ही रहा है, अब इसमें दूसरी पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। कांग्रेस ने इस छापेमारी को चुनावी बता दिया तो आम आदमी पार्टी दोनों को ही घेर रही है। वो किस दल से जुड़ा है, किस दल से नहीं जुड़ा है, ये तो जांच का विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, लेकिन जो उसके यहाँ से पैसा निकला, ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। कार्रवाइयां राजनीतिक दृष्टि से ही है, राजनीतिक हथियार बना लिया इन्होंने। ईडी हो, सीबीआई हो, इन सारी संस्थाओं को सत्ता ने अपना हथियार बना लिया है कि लोकतंत्र की हत्या जितनी हो सके कीजिए, किसी तरह सत्ता हाथों से ना जाने दीजिए। लेकिन इस पूरी छापेमारी को केंद्रीय एजेंसियां अंजाम दे रही हैं और इसे लेकर हो रही सियासत पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। देखिए, ये जो एजेंसियां काम करती है, ये एजेंसियां अपना काम करती है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये मोदी जी के राज में स्पष्ट होने की कोशिश की गई भी कानून से ऊपर कोई नहीं है। सपा के राज में ऐसा था कि भाई हम सपा के लोग हैं, हमारे ऊपर तो कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती। और बड़ी खबर आपको बता दें, इत्र कारोबारी पीयूष जैन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे कानपुर कोर्ट में उन्हें इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे कानपुर के कोर्ट में पेशी होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जिसे कल रात गिरफ्तार किया गया था, उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे कानपुर के कोर्ट में पेशी होगी इत्र कारोबारी पीयूष जैन की। तो मुंबई और दुबई में भी करोड़ों की संपत्ति का पता चला, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। और आज इसी मामले में 12 बजे कानपुर के कोर्ट में पेशी होनी है इत्र कारोबारी पीयूष जैन की। घर से अब तक 257 करोड़ के नोट मिल चुके हैं और साथ ही 300 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कल रात गिरफ्तार किया गया था और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कानपुर कोर्ट में आज पेशी होनी है। तो जहां इस पूरे मामले को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, तो वहीं आज कानपुर कोर्ट में पेशी होनी है इत्र कारोबारी पीयूष जैन की। घर से मिले थे
257 करोड़ के नोट और साथ ही 300 करोड़ की संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे। पंकज झा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अपडेट तो ये है कि फिर से कन्नौज में जो उनके ठिकाने थे वहां सर्च शुरू हो गया है और सबसे बड़ी जो जानकारी मिल रही है कि कल देर रात जो उनकी गिरफ्तारी बताई गई थी सीजीएसटी की तरफ से पीयूष जैन की, आज कानपुर के सीजीएसटी कोर्ट जो होता है ना, उसमें पीयूष जैन को दोपहर करीब 12 बजे उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद तय होगा कि आखिर सीजीएसटी की टीम क्या करना चाहती है, रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती है क्या। लेकिन आज चूंकि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है तो आज उन्हें कानपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पंकज। वहीं जिन पर मीडिया से बदसलूकी के आरोप हैं, जिनका बेटा किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोप में जेल में है, उस केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एबीपी न्यूज ने भी अपनी मुहिम चलाई। हमने सवाल उठाया और सवाल को बनाए रखा कि नैतिकता के नाते टेनी को इस्तीफा देना चाहिए या सरकार को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा उन्हें पार्टी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा जा रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव है। एक केंद्रीय मंत्री जब गालीबाज बना तो कितना बवाल मचा, विरोधियों ने कितना दबाव बनाया, मीडिया ने कितना सवाल किया। लेकिन इस्तीफा या बर्खास्तगी तो छोड़िए, बीजेपी में टेनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि चुनाव सबसे ऊपर है, जहां जीत के लिए जातीय समीकरणों का जोड़ तोड़ बेहद जरूरी है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि पत्रकार को गाली देने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कद बढ़ाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। टेनी ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिस पर यूपी में इस बार हर पार्टी की नजर है। लिहाजा बीजेपी ने ब्राह्मण समाज पर पकड़ मजबूत करने के लिए 16 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में अजय मिश्रा टेनी को भी जगह मिली है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से टेनी की मुलाकात भी हो सकती है। 16 सदस्यीय इस कमेटी के सभी लोग सुबह 10 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं और उसमें अजय मिश्रा टेनी भी शामिल होंगे। ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है और टेनी भी उस प्लान के कर्ता धर्ता है। इस प्लान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी बड़े ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतरकर बीजेपी सरकार के ब्राह्मणों के लिए किए गए कामकाज का प्रचार करना है, इस दावे के साथ कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा भला बीजेपी ने ही किया है। ये एक अफवाह है, ये एक दुष्प्रचार है, विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और सबसे ज्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बड़ी संख्या में हमारे मंत्री हैं, बड़ी संख्या में सब लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। दौड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कांग्रेस ने झांसी में लड़कियों के लिए मैराथन आयोजित करवाई, लेकिन क्या किसी और के दौड़ने से अपनी सेहत पर कोई असर पड़ता है? चुनावी मैदान में घुटनों के बल चलने वाली कांग्रेस को इस पर सोचना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।